हेलो ऑल। आज हम फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन कंसिडर करेंगे। देन उसके बाद में यूजेस ऑफ अल्डिहाइड कीटोन के बारे में डिस्कशन करना है। फिर नेक्स्ट वाला जो टॉपिक रहेगा हमारा आगे का, दैट विल बी कार्बोक्सिलिक एसिड। तो सबसे पहला पॉइंट हम डिस्कस करते हैं, थ्योरेटिकल पॉइंट है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन। तो अल्डिहाइड और कीटोन जो रहते हैं उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या क्या पॉइंट रहेगा। सबसे पहला जो बेसिक पॉइंट है फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्डिहाइड और कीटोन में, वो रहेगा रिलेटेड टू उसका स्टेट क्या रहेगा वो हमारे को बोलना है। तो सबसे पहले बेसिक चीज ऐसी कि आपका जो फॉर्मल्डिहाइड रहता, फॉर्मल्डिहाइड इज ऑलवेज प्रेजेंट इन गैसियस स्टेट। फॉर्मल्डिहाइड जो रहता है इसका स्टेट रहेगा गैसियस स्टेट। फॉर्मल्डिहाइड इज अ गैस। पहला वाला पॉइंट आपका स्टेट की पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर सेकेंड वाला जो पॉइंट है उसको बोलेंगे कि एसिडाल्डिहाइड एंड एसीटोन, एसिडाल्डिहाइड एंड एसीटोन, ये दोनों जो रहेंगे दे आर इन लिक्विड स्टेट। और बाकी के जो हाइयर मेंबर्स है दे आर इन सॉलिड स्टेट। हाइयर मेंबर्स ऑफ अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स आर इन सॉलिड स्टेट। तो इंपॉर्टेंट सा पॉइंट अपना स्टेट के रिलेटेड, पहला फॉर्मल्डिहाइड इज इन गैसियस स्टेट, एसिडाल्डिहाइड एंड एसीटोन इज इन लिक्विड स्टेट। ये जनरल सा पॉइंट है हमारा रिलेटेड टू स्टेट। तो आगे का जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है हमारा ऐसा कि फॉर्मल्डिहाइड जो रहता उसका 40% एक्वियस सोल्यूशन ऑफ फॉर्मल्डिहाइड, एक्वियस 40% सोल्यूशन ऑफ फॉर्मल्डिहाइड। मतलब आपके पास में फॉर्मल्डिहाइड का सोल्यूशन है जिसमें 40% फॉर्मल्डिहाइड है और बचे हुआ 60% वाटर है। दैट इज 40% एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ फॉर्मल्डिहाइड इज कॉल्ड फॉर्मेलिन। ये हम बोलेंगे, इसको फॉर्मेलिन बोलेंगे, इज कॉल्ड फॉर्मेलिन। 40% एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ फॉर्मल्डिहाइड, 40% एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ फॉर्मल्डिहाइड इज कॉल्ड फॉर्मेलिन। 40% एक्वियस सॉल्यूशन जो रहेगा फॉर्मल्डिहाइड का उसको हम फॉर्मेलिन बोलेंगे। अब ये जो फॉर्मेलिन है इसका यूज क्या रहेगा, इट इज यूज टू प्रिजर्व बायोलॉजिकल स्पेसिमन। इट इज यूज टू प्रिजर्व बायोलॉजिकल स्पेसिमन। तो बायोलॉजिकल स्पेसिमन्स को प्रिजर्व करने में जो यूज होता उसको हम कौन सा वाला बोलेंगे, फॉर्मेलिन। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट आपका फॉर्मल्डिहाइड का स्टेट रहेगा गैस, एसिडाल्डिहाइड और एसीटोन का स्टेट लिक्विड रहता। फिर 40% एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ फॉर्मल्डिहाइड इज कॉल्ड फॉर्मेलिन एंड इट इज यूज्ड टू प्रिजर्व बायोलॉजिकल स्पेसिमन। जो आप लैब में वगैरह देखते हैं कीड़े मकोड़े को स्टोर करा जाता है, तो वो बायोलॉजिकल स्पेसिमन को स्टोर करने के लिए फॉर्मेलिन यूज करते हैं, विच इज अ 40% ऑफ फॉर्मल्डिहाइड। उसके आगे का पॉइंट ये रहेगा कि आपको अगर सपोज सॉलिड ड्राई फॉर्मल्डिहाइड होना, या इफ यू नीड ड्राई फॉर्मल्डिहाइड हमारे को मिलेगा बाय हीटिंग इट्स लीनियर पॉलीमर और इट्स ट्राइमर। तो आपको अगर सपोज ड्राई फॉर्मल्डिहाइड होना तो हम ऐसा नेक्स्ट वाला पॉइंट ऐसा बोलेंगे, ड्राई फॉर्मल्डिहाइड कैन बी ऑब्टेन्ड can be obtained by heating। अगर आपको ड्राई फॉर्मल्डिहाइड होना तो आप क्या करो, हीट करो किसको, बाय हीटिंग लीनियर पॉलीमर ऑफ फॉर्मल्डिहाइड और ट्राइऑक्सेन। कल मैंने लीनियर पॉलीमर के बारे में कल बताया था आपको, उसके स्ट्रक्चर भी बताए हुए, इवन स्ट्रक्चर भी मैंने ट्राइऑक्सेन का कल के लेक्चर में आपको बताया था। तो जितनों ने स्ट्रक्चर्स नहीं देखे तो प्लीज वॉच दैट वीडियो। बोर्ड के स्टूडेंट्स ने वीडियो नहीं देखे होंगे क्योंकि वो सिर्फ नीट और जेई के रिएक्शंस में था। फिर भी आपको पॉलीमराइजेशन रिएक्शन देखनी है, उसमें आपको लीनियर पॉलीमर और ट्राइऑक्सेन दोनों के स्ट्रक्चर मिल जाएंगे। तो अगर आपको ड्राई फॉर्मल्डिहाइड चाहिए तो ड्राई फॉर्मल्डिहाइड कैन बी ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग लीनियर पॉलीमर और ट्राइऑक्सेन। ठीक है, ये जनरल सा पॉइंट है आपका। और इम्पोर्टेंट सी चीज ऐसी है, ये पहला पॉइंट है स्टेट के रिलेटेड, स्टेट और उसका एक्वियस सॉल्यूशन वगैरह फॉर्मल्डिहाइड का क्या बोला जाएगा।
नेक्स्ट वाला पॉइंट ये है कि हम कंसिडर करेंगे इसका बॉइलिंग पॉइंट। अब बॉइलिंग पॉइंट अगर कंसिडर करें तो इसका कंपैरिजन हम कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू दैट ऑफ ईथर्स, और उसके बाद में हाइड्रोकार्बन्स। दो टाइप के ऑर्गेनिक कंपाउंड से इनका बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर हो सकता। अगर इनको कंपेयर किया जाए, एक इंपॉर्टेंट सी चीज ऐसी बॉइलिंग पॉइंट के रिलेटेड, व्हेन यू कंसिडर बॉइलिंग पॉइंट में हम सबसे पहले स्ट्रेट फॉरवर्ड ये बोल देंगे, अल्डिहाइड एंड कीटोन डू नॉट हैव टेंडेंसी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग विथ देमसेल्फ। खुद के साथ में वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बना सकते। पहला पॉइंट लिख दे रहा मैं इसमें, अल्डिहाइड एंड कीटोन्स do not have tendency to form hydrogen bonds amongst themselves aldehydes और कीटोन्स जो रहेंगे, aldehydes and ketones do not have tendency to form hydrogen bond amongst themselves, मतलब वो खुद के ही साथ में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाएंगे। aldehyde and ketone do not have tendency to form hydrogen bond amongst themselves, hence they have less boiling point as compared to alcohols and carboxylic acids of comparable masses। ठीक है, तो अगर सपोज क्वेश्चन आता है कि अल्डिहाइड और कीटोन का बॉइलिंग पॉइंट अल्कोहल से कंपेयर करो, तो हम ऐसा बोलेंगे अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट अल्डिहाइड कीटोन से ज्यादा रहेगा, क्योंकि अल्कोहल हैव टेंडेंसी टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद इटसेल्फ, और हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन की टेंडेंसी अल्डिहाइड कीटोन में है, पर वो खुद के साथ बॉन्ड नहीं कर सकता। अल्डिहाइड एंड कीटोन विल फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड, बट इट फॉर्म्स हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर। खुद के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग की टेंडेंसी अल्डिहाइड कीटोन में नहीं है। तो एक इंपॉर्टेंट सा पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है कि अल्डिहाइड कीटोन का बॉइलिंग पॉइंट अल्कोहल से कम रहेगा और कार्बोक्सिलिक एसिड से भी कम रहेगा, क्योंकि अल्कोहल्स और कार्बोक्सिलिक एसिड जो रहेंगे, अल्कोहल्स और कार्बोक्सिलिक एसिड्स खुद के मॉलिक्यूल के साथ में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं। तो उसके आगे का पॉइंट ऐसा, ये बॉइलिंग पॉइंट का पहला कंपैरिजन विद कौन सा, अल्कोहल्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो अल्कोहल्स और कार्बोक्सिलिक एसिड से कम बॉइलिंग पॉइंट रहेगा किसका, अल्डिहाइड और कीटोन का। अल्डिहाइड एंड कीटोन हैव लेस बॉइलिंग पॉइंट एज कंपेयर टू अल्कोहल्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, अब इसके आगे का जो पॉइंट है वो ऐसा रहेगा। नेक्स्ट वाला पॉइंट बहुत सिंपल है। नेक्स्ट पॉइंट कुछ इस तरीके से रहेगा हमारा। अब आपके पास में नेक्स्ट कंसेप्ट में हम ऐसा बोलेंगे कि इसका कंपैरिजन अगर किए किसके साथ, ईथर्स के साथ में। अब ईथर्स जो रहते हैं, ईथर्स पोलर है, इवन आपका जो अल्डिहाइड और कीटोन है ये भी पोलर है। तो ईथर और अल्डिहाइड और कीटोन में किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा रहता, तो हम ऐसा पॉइंट बोलेंगे कि ईथर और अल्डिहाइड कीटोन में से अल्डिहाइड कीटोन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। उसका रीजन ऐसा पॉइंट बोलेंगे हम, ईथर्स आर पोलर एंड aldehyde ketones are also polar। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका, ईथर भी पोलर है, aldehyde ketones are also polar। फिर उसके बाद में एक इंपॉर्टेंट चीज, but aldehyde and ketone have more dipole moment as compared to ethers, have more dipole moment। तो dipole moment किनका ज्यादा रहता, अल्डिहाइड और कीटोन का। अल्डिहाइड एंड कीटोन have more dipole moment as compared to ethers, therefore they have
they have more boiling point as compared to ether, as compared to ether। तो ether के कंपैरिजन में बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा रहेगा? बॉइलिंग पॉइंट विल बी मोर फॉर अल्डिहाइड एंड कीटोन। तो अल्डिहाइड और कीटोन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है किसके कंपैरिजन में? ईथर्स के कंपैरिजन में। अगर आपने हाइड्रोकार्बन लिए, अल्केन लिए, तो अल्केन या फिर हाइड्रोकार्बन के कंपैरिजन में भी अल्डिहाइड और कीटोन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा रहेगा। तो हम ऐसा पॉइंट बोल सकते हैं अल्डिहाइड एंड कीटोन हैव मोर बॉइलिंग पॉइंट, अल्डिहाइड एंड कीटोन हैव मोर बॉइलिंग पॉइंट एज कंपेयर टू दैट ऑफ, अल्डिहाइड और कीटोन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा रहेगा एज कंपेयर टू ईथर एंड हाइड्रोकार्बन। और अगर सपोज अल्डिहाइड कीटोन का अल्कोहल कार्बोक्सिलिक एसिड से कंपेयर करे तो उनका बॉइलिंग पॉइंट कम रहेगा। तो ये सिंपल सा कंसेप्ट है किसके रिलेटेड? फॉर बॉइलिंग पॉइंट। अब बॉइलिंग पॉइंट के बाद में नेक्स्ट वाला जो टॉपिक रहेगा आपका फिजिकल प्रॉपर्टी में, दैट इज सोल्यूबिलिटी। सोल्यूबिलिटी का पॉइंट ऐसा है हमारे पास, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है सोल्यूबिलिटी। तो हम ऐसा बोलेंगे कि अल्डिहाइड और कीटोन के लोअर मेंबर्स, अल्डिहाइड और कीटोन के लोअर मेंबर्स पानी में सोल्यूबल है, कंप्लीटली सोल्यूबल इन वाटर। तो हम ऐसा बोलेंगे अल्डिहाइड एंड कीटोन्स आर कंप्लीटली सोल्यूबल इन वाटर व्हेन दे आर हैविंग लेस मॉलिक्यूलर मास, या उनके लोअर मेंबर्स आप बोल सकते हैं जैसे कि फॉर्मल्डिहाइड, एसिडाल्डिहाइड, एसीटोन, ये पानी में सोल्यूबल है। तो हम ऐसा बोलेंगे इसमें लोअर मेंबर्स ऑफ अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, लोअर मेंबर्स of aldehydes and ketones, lower members of aldehydes and ketones, lower members of aldehydes and ketones are, lower members of aldehydes and ketones are soluble in water, are soluble in water due to tendency of formation of hydrogen bond with water, due to formation of hydrogen bond with water। तो आपका अल्डिहाइड्स और कीटोन जो लोअर मेंबर्स ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन आर सोल्यूबल इन वाटर ड्यू टू टेंडेंसी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड विथ वाटर। हाइड्रोजन बॉन्ड विथ वाटर फॉर्म होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड पानी के साथ बनता है, इसके लिए आपका अल्डिहाइड कीटोन का लोअर मेंबर किसमें सोल्यूबल रहेगा? पानी में सोल्यूबल रहेगा। एक डायग्राम बता देता आपको, HC डबल बॉन्ड O डैश H, ये फॉर्मल्डिहाइड है, दिस इज डेल्टा पॉजिटिव, ये डेल्टा नेगेटिव रहेगा। इफ इट कम्स इन कांटेक्ट विद वाटर H डैश O डैश H, तो इस पे डेल्टा पॉजिटिव, इस पे डेल्टा नेगेटिव। अब इन दोनों के बीच में अगर डिस्टेंस कम है तो इट विल लीड टू फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। HB का मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड रहेगा। हाइड्रोजन बॉन्ड इन दोनों के बीच में जब बन जाएगा, व्हेनेवर हाइड्रोजन बॉन्ड विल बी फॉर्म बिटवीन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में जब, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में जब क्या बन जाएगा? बॉन्ड बन जाएगा, इसको हम हाइड्रोजन बॉन्ड बोलेंगे। तो हाइड्रोजन बॉन्ड जब बनेगा तब आपका जो अल्डिहाइड है या कीटोन है वो किसमें सोल्यूबल हो जाएगा? वाटर में सोल्यूबल हो जाएगा। बट जैसे जैसे कार्बन एटम बढ़ेंगे, विथ इंक्रीज इन नंबर ऑफ कार्बन एटम, हाइड्रोफोबिक पार्ट इंक्रीजेस। इसके लिए हम ऐसा बोल सकते हैं कि जैसे जैसे कार्बन एटम बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे सोल्यूबिलिटी कम होते जाएंगे। तो सोल्यूबिलिटी ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन, सोल्यूबिलिटी ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन in water, solubility of aldehyde and ketone in water decreases, solubility of aldehyde and ketone in water decreases with increase in number of carbon atom। जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ते जाएगा, जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ते जाएगा वैसे वैसे सोल्यूबिलिटी कम होती जाएगी। ये इंपॉर्टेंट सा पॉइंट है हमारा, किसके रिलेटेड? दिस इज पॉइंट रिलेटेड टू सोल्यूबिलिटी ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन इन वाटर। ठीक है, तो ये सब है आपकी कौन सी प्रॉपर्टी? These are all physical properties of aldehyde and ketone। ये अल्डिहाइड और कीटोन की आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज है, और इसके आगे जो रहेगा हमारा वो दैट विल बी यूजेस ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन। ठीक है, चलो टॉपिक लिखो, यूजेस ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन। प्लीज राइट डाउन टॉपिक, यूजेस ऑफ अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। यूजेस ऑफ अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, अल्डिहाइड और कीटोन के ये यूजेस आपको लिखना है। यूजेस ऑफ अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, uses of aldehydes and ketones। तो
तो अल्डिहाइड और कीटोन के यूजेस कैसे रहेंगे वो हमारे को अभी समझना है. यूजेस ऑफ aldehydes and ketones, aldehydes and ketones, aldehydes and ketones के सिंबल से यूजेस हमारे को अभी समझने हैं. यूजेस ऑफ aldehydes and ketones. तो ये यूजेस ऑफ aldehyde and कीटोन में हम ऐसा बोलेंगे कि आपका सबसे पहला जो aldehyde है कौन सा वाला, फॉर्मल्डिहाइड. पहला यूज सिंपल वाला फॉर्मल्डिहाइड. फॉर्मल्डिहाइड is used for preservation of biological specimen. Is used for preservation of biological specimen. ये सबसे पहला अपना बेसिक पॉइंट. और ये जो हमारा सॉल्यूशन है उसको हम फॉर्मेलिन बोलेंगे. तो फॉर्मल्डिहाइड का 40% जो रहेगा, 40% सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज फॉर्मेलिन. और ये जो फॉर्मेलिन रहेगा, फॉर्मल्डिहाइड इज यूज्ड एज प्रिजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल स्पेसिमन. तो ये जो यूज कर रहे हैं हम, तो फॉर्मल्डिहाइड का कौन सा सॉल्यूशन रहेगा, 40% सॉल्यूशन. और ये 40% सॉल्यूशन को क्या बोला जाता है, फॉर्मेलिन. सेकेंड वाला पॉइंट, इसके पहले पॉलीमर चैप्टर में मैंने आपको बताया था, फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर इज कॉल्ड एज बेकेलाइट. तो इंपॉर्टेंट सी चीज आपकी इसी की, फॉर्मल्डिहाइड को पॉलीमर बनाने में यूज करते, उसका स्पेशल पॉलीमर जो रहेगा दैट इज बेकेलाइट. तो हम ऐसा बोल सकते हैं फॉर्मल्डिहाइड इज यूज्ड फॉर मेकिंग ऑफ पॉलीमर्स. फॉर्मल्डिहाइड जो रहेगा उसको हम बोलेंगे फॉर्मल्डिहाइड इज यूज्ड फॉर मेकिंग ऑफ पॉलीमर्स. उसका एग्जाम्पल अब अगर बोले तो एग्जाम्पल विल बी बेकेलाइट. बेकेलाइट जो रहेगा ये उसका एग्जाम्पल है. और बेकेलाइट के यूजेस देखे हमने, दो टाइप के बेकेलाइट रहते हैं, हाई डिग्री एंड लो डिग्री बेकेलाइट. हाई डिग्री और लो डिग्री. हाई एंड लो, देयर आर टू टाइप्स ऑफ बेकेलाइट, हाई डिग्री बेकेलाइट और लो डिग्री बेकेलाइट. मतलब पॉलीमराइजेशन ज्यादा करा है तो हाई डिग्री मिलता और कम करा है तो लो डिग्री बेकेलाइट मिलता. और उसमें हम बोलेंगे कि इट इज यूज फॉर मेकिंग टेबल टॉप्स. टेबल टॉप्स मतलब जो टेबल रहता है उसके ऊपर जो टॉप लगाते हम बेंचेस क्लास में वगैरह, तो टेबल टॉप्स वगैरह बनाने में काम में आता. फिर उसके बाद में अडेसिव के जैसे भी यूज होता है वो, इट इज ऑल्सो यूज्ड एज अडेसिव. अडेसिव मतलब चिपकाने के लिए जो हम फेविकॉल, फेविक्विक वैसे जो गम यूज करते उसको हम अडेसिव बोलते हैं. तो इट इज यूज फॉर मेकिंग अट्रैक्टिव टेबल टॉप्स एंड इज ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग अडेसिव. प्लास्टिक्स और डाइस बनाने में भी काम में आता है हमारा फॉर्मल्डिहाइड. फिर उसके बाद में हम ऐसा बोलेंगे कि आपका जो एसिडाल्डिहाइड है, एसिडाल्डिहाइड is used for making DDT. Acetaldehyde is used for making DDT. एसिडाल्डिहाइड से आप DDT बना सकते. डाइक्लोरो डाइफिनिल ट्राइक्लोरोइथेन which was used as insecticide for curing malaria. तो एसिडाल्डिहाइड से आप क्या बना सकते हैं, DDT. You can also use it for preparation of chloroform. इससे आप क्लोरोफॉर्म भी बना सकते हैं. और एक पॉइंट बोल सकते हैं आप फॉर्मल्डिहाइड के रिलेटेड, इट इज ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग ऑफ फॉर्मल्डिहाइड को. और एक पॉइंट बोल सकते हैं आप कि इट इज ऑल्सो यूज फॉर सिल्वरिंग ऑफ मिरर. तो फोर्थ वाला कि फॉर्मल्डिहाइड इज यूज फॉर सिल्वरिंग ऑफ मिरर. इट इज यूज फॉर सिल्वरिंग ऑफ मिरर. फॉर्मल्डिहाइड का यूज है, इट इज यूज फॉर सिल्वरिंग ऑफ मिरर. तो ऐसे सिंपल से यूजेस है. एसिडाल्डिहाइड से हम डीडीटी बना सकते हैं, क्लोरोफॉर्म बना सकते हैं, इवन एसिटिक एसिड भी हम एसिडाल्डिहाइड से बना सकते हैं. फिर उसके आगे का यूज बता था. अब आपके पास में जो नेक्स्ट वाला है बेंजाल्डिहाइड. सपोज आपने कंसिडर करे, बेंजाल्डिहाइड इज ऑल्सो कॉल्ड एज ऑयल ऑफ बिटर आलमंड. बेंजाल्डिहाइड का पॉइंट इसके पहले मैंने आपको बोला है, बेंजाल्डिहाइड इज ऑल्सो कॉल्ड एज ऑयल ऑफ बिटर आलमंड. ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है बेंजाल्डिहाइड के रिलेटेड. बेंजाल्डिहाइड इज ऑल्सो कॉल्ड ऑयल ऑफ बिटर आलमंड. तो आपका जो ये बेंजाल्डिहाइड है, बेंजाल्डिहाइड, इट इज यूज्ड इन, बेंजाल्डिहाइड इज यूज्ड फॉर मेकिंग dyes and perfumery. Used for making dyes and perfumes को हम perfumery बोलेंगे. It is used for making dyes
एंड इन परफ्यूमरी। उसको हम ऐसा बोलेंगे कि इट इज यूज फॉर मेकिंग डाइज एंड परफ्यूमरी। इसमें यूज रहेगा किसका, हमारा बेंजाल्डिहाइड का। तो बेंजाल्डिहाइड इज यूज फॉर मेकिंग डाइज एंड परफ्यूमरी, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको नोट करना है। फिर उसके बाद में हम आएंगे एसीटोन पे। एसीटोन के रिलेटेड बोला गया है कि वो इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट है। इट इज यूज इन नेल पेंट रिमूवर, लैक्योर्स, पेंट्स, ऐसे अलग अलग चीज में यूज किया जाता है। नेक्स्ट वाला जो रहेगा इट इज एसीटोन। हम बोलेंगे एसीटोन इज यूज्ड इन सबसे इंपॉर्टेंट वाला नेल पेंट रिमूवर। नेल पेंट रिमूवर, इसके पहले बहुत बार बोला है मैंने, लाखों बार बोल दिया होगा। इट इज एन इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट। इट इज एन इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट। ये इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट है। इट इज यूज्ड इन मेकिंग पेंट एंड लैक्योर्स ऑल्सो। तो बहुत सारे यूज है किसके, अल्डिहाइड और कीटोन के। अल्डिहाइड कीटोन्स हैव लार्ज नंबर ऑफ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। इनके इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस बहुत है। तो ये कुछ बेसिक पार्ट आपको लिखने हैं, इस पे आपको एमसीक्यू में क्वेश्चन आ सकते हैं और हो सके तो आपको बोर्ड में राइट यूजेस ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन ऐसा टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये बेसिक पॉइंट था। तो ये आपका चैप्टर अल्डिहाइड एंड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड का पार्ट हमको शुरू करना है। कुछ रिएक्शंस इसके एक्स्ट्रा एडिशनल रिएक्शंस है अल्डिहाइड और कीटोन के, वो अल्डिहाइड कीटोन के एक्स्ट्रा रिएक्शंस का भी जो टॉपिक रहेगा वो भी हमारा कवर होना बाकी है। ये आपके बोर्ड के रिलेटेड पूरा कंप्लीट हो जाएगा। एक्स्ट्रा जो रिएक्शंस मैंने पिछले लेक्चर में लिया था, आज जो लेक्चर है उसमें पूरा बोर्ड का पार्ट भी कवर होगा, प्लस आगे का पार्ट कवर होने वाला है। और अगर सपोज आपको एक्स्ट्रा रिएक्शंस लिखना है तो प्लीज लीव 2 पेजेस अल्डिहाइड कीटोन की, और वो एक्स्ट्रा रिएक्शंस धीरे धीरे होंगी हमारी, बट आगे का जो सिलेबस है वो हम कंप्लीट करेंगे अब। तो नेक्स्ट वाला आगे का जो टॉपिक है, प्लीज राइट डाउन आवर टॉपिक। अब नेक्स्ट टॉपिक रहेगा कार्बोक्सिलिक एसिड। अब नेक्स्ट वाला आपका टॉपिक रहेगा कार्बोक्सिलिक एसिड्स। कार्बोक्सिलिक एसिड्स का मतलब क्या है, उनका डेफिनेशन क्या रहेगा, उनके टाइप क्या रहेंगे, वो हमारे को समझना है। तो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा, प्लीज राइट डाउन न्यू टॉपिक, कार्बोक्सिलिक एसिड्स। कार्बोक्सिलिक एसिड्स लिखना है, कार्बोक्सिलिक एसिड्स। अब एक कार्बोक्सिलिक एसिड क्या रहेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो व्हाट इज कॉल्ड एज कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका वैसा कि ऐसे टाइप के ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें हम हाइड्रोजन एटम अल्केन में का निकाल देते हैं। व्हेन वी रिमूव हाइड्रोजन एटम फ्रॉम अल्केन एंड रिप्लेस बाय कार्बोक्सिल ग्रुप, देन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑब्टेन्ड आर कॉल्ड कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड्स क्या देख लो एक बार ध्यान से, द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन विच the organic compounds that are obtained by the organic compounds that are obtained by removal of hydrogen atom, by removal of hydrogen atom from alkane and its replacement by carboxylic group, that is कौन सा वाला ग्रुप, -COOH ग्रुप। ठीक है, कुछ ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन एटम निकाल देते हैं अल्केन का। तो R' इज अल्केन, इसका हाइड्रोजन एटम निकाला जा रहा है, उसकी जगह पे हम -COH ग्रुप उसमें ऐड कर देंगे तो RCOH ग्रुप बन जाएगा। तो ये जो टाइप का हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड बन रहा, इसको हम बोलेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड। इसको हम कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं। तो कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर दोज कंपाउंड्स इन विच हाइड्रोजन एटम फ्रॉम अल्केन इज रिमूव्ड एंड रिप्लेस्ड बाय कार्बोक्सिलिक ग्रुप। अब इसको कार्बोक्सिलिक एसिड ही क्यों बोला जाता है, तो रीजन सिंपल है, C डबल बॉन्ड इज कार्बोनिल ग्रुप, ये है कार्बोनिल ग्रुप, और ये वाला जो है इट इज हाइड्रोक्सिलिक ग्रुप। तो अब क्या हो जाएगा आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप, मतलब क्या रहेगा
कि आपके पास में कार्बो है और इधर आ जाएगा ऑक्सिलिक हाइड्रोक्सिलिक या फिर ऑक्सिलिक कार्बोक्सिलिक, तो कार्बोनिल और हाइड्रोक्सिलिक ग्रुप दोनों को कंबाइन अगर हमने कर दिए तो हमारे को मिलता है सी डबल बॉन्डो डैश OH ग्रुप। इसके लिए इसको हम कार्बोक्सिलिक ग्रुप बोलेंगे, इसके लिए इसको क्या बोला जाएगा, दिस विल बी कॉल्ड एज कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है हमारा कार्बोक्सिलिक का। कार्बोक्सिलिक एसिड का सिंपल कंसेप्ट ये रहेगा कि सी डबल बॉन्डो डैश OH ग्रुप रहेगा, सी डबल बॉन्ड कार्बोनिल रहेगा और OH हाइड्रोक्सिलिक रहेगा। दोनों के कॉम्बिनेशन से क्या मिलने वाला है हमारे को, दोनों के कॉम्बिनेशन से कार्बोक्सिलिक ग्रुप हमारे को मिलेगा। तो ये सिंपल सा कंसेप्ट रिलेटेड टू कार्बोक्सिलिक एसिड। अब इसके डिटेल्ड क्लासिफिकेशन हम कंसिडर करेंगे। तो अब कार्बोक्सिलिक एसिड को हम कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं, तो क्वेश्चन लिखो एक सिंपल, राइट क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। क्वेश्चन ऐसा सिंपल है, ये टॉपिक भी लिख सकते क्लासिफिकेशन, राइट क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, राइट क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड का हमारे को क्लासिफिकेशन लिखना है, राइट क्लासिफिकेशन ऑफ, राइट क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। अब आपको क्लासिफिकेशन लिखना है किसका, कार्बोक्सिलिक एसिड का, राइट क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अब इंपॉर्टेंट सी चीज ऐसी, कार्बोक्सिलिक एसिड का क्लासिफिकेशन कैसे लिखा जाएगा, बहुत सिंपल तरीका है, डिपेंडिंग अपॉन नंबर ऑफ COH ग्रुप प्रेजेंट। किसके बेसिस पे डिपेंड करेगा हमारा क्लासिफिकेशन, कि आपके कार्बोक्सिलिक एसिड में कितने COH ग्रुप प्रेजेंट है। डिपेंडिंग अपॉन नंबर ऑफ COH ग्रुप प्रेजेंट इट इज क्लासिफाइड इनटू, डिपेंडिंग अपॉन number of COH group present, COH group present, depending upon number of COH group present it is classified as। क्लासिफिकेशन ऐसा रहेगा, तीन टाइप में उसको क्लासिफाई करेंगे। पहला जो रहेगा दैट इज मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड, मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड पहला टाइप रहेगा हमारा मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड। दूसरा जो टाइप रहेगा दैट इज डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। पहला रहेगा मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड, दूसरा रहेगा डाई कार्बोक्सिलिक एसिड और तीसरा वाला रहेगा ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड में हमारे पास ऐसे टाइप रहेंगे, मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड और ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड, कि अगर सपोज आपके पास में कार्बोक्सिलिक एसिड में in the structure of carboxylic acid if only one C double bond O dash OH yes one COH group is present then it is called monocarboxylic acid। बहुत सिंपल सा डेफिनेशन है बेसिक, कि अगर सपोज आपकी कार्बोक्सिलिक एसिड में एक COH ग्रुप प्रेजेंट है, if in carboxylic acid there is presence of one COH group then it is called monocarboxylic acid। अगर आपके कार्बोक्सिलिक एसिड में दो COH ग्रुप अगर प्रेजेंट रहेंगे तो उसको हम डाई कार्बोक्सिलिक एसिड बोलेंगे। कौन सा कार्बोक्सिलिक एसिड, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इफ इन अ कार्बोक्सिलिक एसिड टू COH ग्रुप आर प्रेजेंट देन इट इज कॉल्ड डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। अब ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड क्या रहेगा, अगर आपके पास में कोई कंपाउंड है जिसमें 3 COH ग्रुप प्रेजेंट है, जैसे कि ये वाला 1 2 3 कार्बन, इधर COH ग्रुप, इसको COH ग्रुप प्रेजेंट है, इसको भी COH ग्रुप अटैच्ड है और इसको OH ग्रुप अटैच्ड है। तो ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड रहेगा इसको हम ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड बोलेंगे। COH ग्रुप 2 बार और 3 बार। तो ये जो इसका नाम है सिट्रिक एसिड, इसका नाम सिट्रिक एसिड रहेगा। सिट्रिक एसिड इज प्रेजेंट इन सिट्रस फ्रूट्स लाइक लेमन, ऑरेंजेस वगैरह, ठीक है। तो सिट्रिक एसिड रहेगा, ये रहेगा एग्जांपल ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड का। तो ये जो आपका डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है इसका नाम है ऑक्सैलिक एसिड। अभी आगे नाम देना सिखाऊंगा मैं आपको, स्ट्रक्चर से याद रखने कुछ कंपाउंड्स के। इसका नाम है ऑक्सैलिक एसिड। तो सिंपल सा पॉइंट है कि आपके पास में कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड को आपको अगर क्लासिफाई करना है तो कार्बोक्सिलिक एसिड कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ COH ग्रुप प्रेजेंट, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ COH ग्रुप प्रेजेंट। तो पहला वाला मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड, दूसरा वाला डाई कार्बोक्सिलिक एसिड
और तीसरा वाला ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड रहेगा। कितने रहेंगे? 3 टाइप, मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड एंड ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। तो आपका जो थर्ड कार्बोक्सिलिक एसिड है ट्राई, उसमें 3 COH ग्रुप है और उसका टिपिकल एग्जांपल जो रहेगा दैट विल बी सिट्रिक एसिड। और सिट्रिक एसिड इज फाउंड इन, काय में मिलता है? सिट्रिक एसिड ऑब्वियसली मिलता है ऑरेंजेस, लेमन, सिट्रस फ्रूट्स में आपको ये मिलेगा। तो एक क्लासिफिकेशन नोट डाउन कर लो, फिर उसके आगे हम अब नोमेनक्लेचर चालू करेंगे। वी आर गोइंग टू इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टडी ओनली मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड। हमारे को सिर्फ मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में पढ़ना है चैप्टर में, तो डिस्कशन हमारा लिमिटेड रहेगा फॉर मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड। तो चलो आगे का पॉइंट लिखते हैं, मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड। मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड आगे का जो पॉइंट रहेगा दैट विल बी रिलेटेड टू मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड। तो मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड का पॉइंट ऐसा है, मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड, मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड टॉपिक आपको लिखना है। सो प्लीज राइट डाउन टॉपिक मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड। अब हम उसका नोमेनक्लेचर करेंगे। तो 2 टाइप के नोमेनक्लेचर रहेंगे आपके, पहला वाला रहेगा कॉमन नेम और दूसरा वाला रहेगा ऑब्वियसली IUPAC नेम। तो अब टॉपिक लिख लो नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। उसमें कुछ नाम हम कॉमन नेम में डाई कार्बोक्सिलिक एसिड के भी देख रहे हैं। तो पहले हम देख लेंगे कॉमन सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर, कॉमन नेम्स ऑफ सम इम्पोर्टेंट कार्बोक्सिलिक एसिड, कॉमन नेम ऑफ सम इम्पोर्टेंट कार्बोक्सिलिक एसिड हमारे को अभी समझना है। वी नीड टू अंडरस्टैंड सम कॉमन नेम्स ऑफ इम्पोर्टेंट कार्बोक्सिलिक एसिड। अब इम्पोर्टेंट कार्बोक्सिलिक एसिड में एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ध्यान रखो, जितने भी आपके कॉमन नेम है कार्बोक्सिलिक एसिड के, ये आपको इनके जो नाम है ये कि इनके बेसिस पे दिए गए। इट इज गिवन ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स फ्रॉम विच इट इज ऑब्टेन्ड। तो आपका जो भी कार्बोक्सिलिक एसिड है उसका जो सोर्स है जहाँ से हम कार्बोक्सिलिक एसिड बनाते हैं वो कहाँ से मिला, उसके बेसिस पे आपको क्या करना है, कार्बोक्सिलिक एसिड को नाम देना है। कार्बोक्सिलिक एसिड का नाम जो रहेगा उसके सोर्स के बेसिस पे उसको नाम दिया जाता है। तो कॉमन नेम्स ऑफ सब इम्पोर्टेंट कार्बोक्सिलिक एसिड है, पहला HCOH, इसका नाम है फॉर्मिक एसिड, इसके पहले बताया मैंने ये सब आपको। फिर CH3COH, इसको बोला जाएगा एसिडिक एसिड। फिर उसके बाद में CH3CH2COOH, इसका जो नाम रहेगा दैट इज प्रोपियोनिक एसिड। फिर उसके बाद में CH3CH2CH2COOH, इसका जो नाम रहेगा दैट विल बी ब्यूटेनोइक एसिड या ब्यूटेरिक एसिड, सॉरी ब्यूटेनोइक नहीं रहेगा, ब्यूटेनोइक IUPAC हो जाएगा। ब्यूटेरिक एसिड 4 कार्बन का एसिड जो रहेगा उसको ब्यूटेरिक बोला जाता है। सपोज आपके पास में टोटल 5 कार्बन है, CH3CH2CH2COOH, तो इसका नाम जो रहेगा दैट विल बी वैलेरिक एसिड। अगर सपोज आपके पास में 6 कार्बन का एसिड है, 6 कार्बन का, तो ये CH3CH2 टेकन 4 टाइम्स आ जाएगा, ये 1 कार्बन और ये टोटल 4 मतलब 5 कार्बन। फिर और एक COH ग्रुप अगर इधर आ गया, टोटल 6 कार्बन, इसका जो नाम रहेगा दैट विल बी कैप्रोइक एसिड। ठीक है, कैप्रोइक एसिड रहेगा। इसके सोर्स बोल देता मैं आपको। फॉर्मिक एसिड इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम फॉर्मिका दैट इज रेड एंड, एसिडिक एसिड इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम एसिटम विनेगर, प्रोपियोनिक एसिड इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्रोपियोना व्हिच इज फर्स्ट फैट, ब्यूटेरिक एसिड इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम बटर, वैलेरिक एसिड इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम वैलेरियन प्लांट पे से मिलता, एंड कैप्रोइक एसिड इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम केपर व्हिच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम गोट। केपर गोट बोल सकते हैं आप उसको, बकरी पे से मिलने वाला अपने को कौन सा एसिड रहेगा, कैप्रोइक एसिड। तो ये कॉमन नेम्स ऑफ सब इम्पोर्टेंट कार्बोक्सिलिक एसिड है, जिसमें फॉर्मिक एसिड है, एसिडिक एसिड है, प्रोपियोनिक एसिड है, ब्यूटेरिक एसिड, वैलेरिक एसिड, कैप्रोइक एसिड, ऐसे सिंपल से एसिड हमारे पास में है।
कॉमन नेम्स ऑफ सब इंपॉर्टेंट कार्बोक्सिलिक एसिड है ये वाले। अब इसके बाद में अगर सपोज कोई साइड चेन आती है तो उसको आप अल्फा बीटा गैमा ऐसा जनरल पोजीशन देके आप उसको नंबरिंग कर सकते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर डाइकार्बोक्सिलिक एसिड के निकालने हमको, वी नीड टू कंसीडर सम कॉमन नेम्स ऑफ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। डाइकार्बोक्सिलिक एसिड के कुछ कॉमन नेम देख लेते। कॉमन नेम ऑफ सम डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, अगर सपोज आपके पास में COH और COH ग्रुप प्रेजेंट है, यू हैव COH एंड COH ग्रुप प्रेजेंट, तो उसको हम ऑक्सैलिक एसिड बोलते हैं। तो आगे का जो पॉइंट है इंपॉर्टेंट है आपका। जैसे सपोज आपके पास में COH ग्रुप है, इसको हम बोलेंगे ऑक्सैलिक एसिड, इसको ऑक्सैलिक एसिड बोला जाएगा, इसको ऑक्सैलिक एसिड बोलते हैं। फिर आपके पास में COH है, CH2COH, इसको हम मैलोनिक एसिड बोलेंगे, इट इज कॉल्ड मैलोनिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड। फिर उसके बाद आएगा मैलोनिक, मतलब कार्बन एटम हम बढ़ाते जाएंगे इसके बीच में। फिर COH, CH और टेकन ट्वाइस COH, इसको हम CH2 टेकन ट्वाइस बोलेंगे, टोटल कार्बन हो जाएंगे 4, इसको हम बोलेंगे सक्सिनिक एसिड, सक्सिनिक एसिड बोला जाएगा इसको। पहला वाला 2 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड है, डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, इसको ऑक्सैलिक एसिड बोला जाएगा। फिर उसके बाद में 3 कार्बन का डाइकार्बोक्सिलिक एसिड मैलोनिक रहेगा, 4 कार्बन का जो रहेगा दैट विल बी सक्सिनिक एसिड। फिर उसके बाद में आपके पास में COH है, फिर CH2 टेकन 3 टाइम्स और इधर COH है, तो इसका जो नाम रहेगा दैट इज ग्लूटामिक एसिड, इसका नाम ग्लूटामिक एसिड है, ग्लूटामिक एसिड। फिर उसके बाद में ये टोटल 5 कार्बन है, 5 कार्बन का डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। फिर COH है आपके पास, CH2 टेकन 4 टाइम्स COH, मतलब टोटल 6 कार्बन का एसिड है। 6 कार्बन का जो एसिड रहेगा उसको हम एडिपिक एसिड बोलेंगे, दिस एसिड इज कॉल्ड एडिपिक एसिड, ये एसिड को हम एडिपिक एसिड बोलेंगे। तो पहला वाला ऑक्सैलिक है, ऑक्सैलिक के बाद में मैलोनिक, फिर उसके बाद सक्सिनिक, देन उसके बाद में ग्लूटामिक एसिड, फिर उसके बाद में कौन सा एसिड है, एडिपिक एसिड है। अब बहुत इंपॉर्टेंट वाला है इसका डाइकार्बोक्सिलिक एसिड का एक स्ट्रक्चर है COH, ये आपको स्ट्रक्चर पूरे याद रखने हैं, दिस आर ऑल MTR मतलब मुझे तो रटना है, ये आपको नींद में से भी उठाए तो आनी चाहिए। COH, CH, CH2, COH और इधर OH ग्रुप है, ये ऐसा वाला स्ट्रक्चर दिया हुआ सपोज आपको। ये जो स्ट्रक्चर है इसको मैलिक एसिड बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड मैलिक एसिड, मैलिक एसिड वाला, ठीक है। मैलिक एसिड का IUPAC नेम जो रहेगा इट इज 2 हाइड्रोक्सी ब्यूटेन डायोइक एसिड, 4 कार्बन का डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है, जिसमें सेकेंड पोजीशन पे OH ग्रुप या फिर हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट है। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर कॉमन नेम किसके, फॉर डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, ये डाइकार्बोक्सिलिक एसिड के कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स है, ठीक है। इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स आपके डाइकार्बोक्सिलिक एसिड के, जल्दी से आप इसको नोट डाउन करो, प्लीज नोट डाउन द स्ट्रक्चर। अब इसके आगे का पॉइंट देखते हैं, नेक्स्ट वाला जो पॉइंट है। अब ये हो गए कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स। अब एरोमेटिक के रिलेटेड भी कुछ कंपाउंड देख लेते। एरोमेटिक में भी हम कुछ स्ट्रक्चर ऐसे देख सकते हैं, जैसे कि आपके पास बेंजीन है, बेंजीन को COH ग्रुप अगर अटैच्ड है, बेंजीन को अगर COH ग्रुप अटैच है तो क्या होगा देखते हैं। इफ टू द बेंजीन रिंग COH ग्रुप इज अटैच, बेंजीन रिंग है आपके पास में, बेंजीन रिंग को COH ग्रुप अगर प्रेजेंट है तो इसका नाम रहेगा बेंजोइक एसिड, ये बेंजोइक एसिड रहेगा। फिर उसके बाद में अगर सपोज COH ग्रुप है, इधर भी अगर COH ग्रुप है तो इसको हम थाइलिक एसिड बोलेंगे, थाइलिक एसिड, इसको थाइलिक एसिड बोला जाएगा। फिर उसके बाद में अगर सपोज आपके पास में यहाँ पे COH ग्रुप है, यहाँ पे OH ग्रुप है, तो इसको सैलिसिलिक एसिड बोला जाएगा, सैलिसिलिक एसिड, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड है
और एक इम्पोर्टेंट कंपाउंड जो एग्जाम में पूछा जाता है वो आपको बता देता, उसका भी स्ट्रक्चर समझना जरूरी है। ये है बेंजीन रिंग, 2 बेंजीन रिंग COH group is attached and CH3 group is also attached at meta position। CH3 ग्रुप मेटा पोजीशन पे अटैच है, तो ये कंपाउंड का नाम रहेगा मेटाटोलिक एसिड। मेटाटोलिक एसिड, तो ये मेटाटोलिक एसिड किसका नाम रहेगा, ये सिंपल सा हमारा इंपॉर्टेंट कंपाउंड उसका नाम रहेगा। फिर उसके बाद में और एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड जनरली जो पूछा जाता है, एरोमेटिक नहीं है बट जो पूछा जाता है, जिसपे क्वेश्चन हमने HDA चैप्टर में करे थे, HDA चैप्टर में इस पे एक क्वेश्चन हमने पढ़े थे, नाम था उसका लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड का स्ट्रक्चर ऐसा हमने कंसिडर करे थे, इसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी भी हमने निकाले थे, ऑप्टिकल एक्टिविटी ऑफ लैक्टिक एसिड। तो ये जो रहेगा लैक्टिक एसिड विच इज ऑब्टेन्ड इन मिल्क, लैक्टिक एसिड का पॉइंट रहेगा ये दूध में मिलता है हमारे, ठीक है। तो सिंपल सा कंसेप्ट, these are all considered to be common names of carboxylic acid। ये पूरे कॉमन नेम है किसके, कार्बोक्सिलिक एसिड के। कॉमन नेम के बाद में जो हमारा टॉपिक रहेगा दैट विल बी IUPAC नेम, और IUPAC नेम समझने के बाद हम मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड देखेंगे, ठीक है। तो प्लीज नोट डाउन ऑल द कॉमन नेम्स। कॉमन नेम्स के बाद का जो हमारा टॉपिक रहेगा दैट विल बी IUPAC नेम्स। नेक्स्ट वाला टॉपिक IUPAC नेम रहने वाला है। तो अभी हमारा टॉपिक है IUPAC नेम्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। IUPAC नेम ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में सबसे पहले रूल क्या रहेगा, आपको लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करने की है जिसमें C डबल बॉन्ड डैश OH ग्रुप प्रेजेंट रहेगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कि आपका C डबल बॉन्ड डैश OH ग्रुप जो रहेगा वो चेन टर्मिनेटिंग ग्रुप है, तो हमेशा चेन के एंड पे ही रहेगा और वहां से आपको नंबरिंग शुरू कर देने की। C डबल बॉन्ड डैश OH ग्रुप इज डॉन, और डॉन जहाँ खड़े रहेंगे वहां से नंबरिंग शुरू हो जाएंगे। छोटा डॉन था अल्डिहाइड, ये बड़ा डॉन है, ये मेन वाला डॉन है अपना। अब इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट ये समझना है हमारे को कि जब भी अपन IUPAC नेम देंगे कार्बोक्सिलिक एसिड को, तो हम अल्केन का पूरा नाम लिखेंगे और एंड ऑफ अल्केन विल बी रिप्लेस्ड बाय OIC एसिड। क्या रहेगा, एंड ऑफ अल्केन विल बी रिप्लेस्ड बाय OIC एसिड। जैसे कि सिंपल वाला केस है हमारा HCOH, आपको अगर दिया गया है ऐसा HCOH, तो इसका नाम क्या रहेगा, बहुत सिंपल कंसेप्ट है। नाम अगर देखे इसका, तो ये फर्स्ट कार्बन है, एक ही कार्बन है इसमें, तो एक कार्बन के अल्केन का नाम रहेगा मीथेन, तो राइट डाउन मीथेन। ये आपको हटा देना है, उसकी जगह लिखना है OIC एसिड। क्या लिखना है आपको, OIC एसिड। तो कंपाउंड का नाम रहेगा मीथेनोइक एसिड, ये मीथेनोइक एसिड रहेगा, पहला वाला पॉइंट। फिर CH3COH आपके पास में, CH3COH जो रहेगा 2 कार्बन है, 2 कार्बन में जो कंपाउंड रहेगा उसका नाम रहेगा इथेन। ई हटा देने का, उसकी जगह OIC एसिड लिखना है, तो कंपाउंड का नाम रहेगा इथेनोइक एसिड। कंपाउंड विल बी नेम्ड एज इथेनोइक। तो HCOH इज मिथेनोइक, CH3COH इज कॉल्ड इथेनोइक एसिड। तो CH3CH2COH ग्रुप है आपके पास, 3 कार्बन है, 3 कार्बन में पहला, ये सेकेंड और ये थर्ड। 3 कार्बन का नाम जो रहेगा दैट विल बी प्रोपेनोइक, प्रोपेन नाम रहेगा, ये हटा देना है, उसके जगह पे प्रोपेनोइक एसिड आपको लिखना है। अब अगर सपोज ऐसा कोई केस है आपके पास में, जैसे कि CH3CHCOH और इधर CH3 ग्रुप अगर अटैच है, टोटल 4 कार्बन है, तो लॉन्गेस्ट चेन में हमारे 3 कार्बन आ जाएंगे प्रोपेनोइक एसिड, और दूसरे कार्बन पे कौन सा ग्रुप अटैच हो जाएगा, मिथिल, तो नाम रहेगा 2 मिथिल प्रोपेनोइक एसिड। कंपाउंड का नाम हो जाएगा 2 मिथिल प्रोपेनोइक एसिड। कंपाउंड का नाम 2 मिथिल प्रोपेनोइक एसिड रहेगा। बहुत सिंपल सा कंसेप्ट IUPAC नोमेनक्लेचर में C डबल बॉन्ड डैश OH को पेरेंट कंसीडर करना है, और उसको पेरेंट कंसीडर करके हमारे को नाम देना है। अब इसके आगे की कुछ इंपॉर्टेंट नाम लिख लेते, थोड़ा पॉइंट इंपॉर्टेंट है और इजी भी है। इंट्रोडक्शन पॉइंट इसके पहले बहुत बार हुआ है हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड में, तो इतना पॉइंट कंसीडर करते हैं। फिर उसके बाद में आगे का जो टॉपिक रहेगा दैट विल बी प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। पहले पूरा नोमेनक्लेचर सीख लेते आराम से, फिर उसके बाद में उसके मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन देखेंगे।
तो इसके आगे का तो पॉइंट है वो ऐसा। अब सपोज आपके पास में CF3 CH2 CH2 COOH है, टोटल कितने कार्बन है? 4। अगर आपके पास में 4 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड है तो लॉन्गेस्ट चेन ऑब्वियसली 4 कार्बन की, फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर्थ 4 कार्बन है। 4 कार्बन के अल्केन का नाम रहता है ब्यूटेन। तो यहाँ पे आप ब्यूटेन लिखो, ई हटा देना है, उसकी जगह पे OIC एसिड लिखना है। तो कंपाउंड का नाम रहेगा ब्यूटेनोइक एसिड, कंपाउंड का नाम ब्यूटेनोइक एसिड रहेगा। फिर उसके बाद का जो आगे का कंपाउंड है वो ऐसा CH3 CH2 COOH, ये इधर CH3 इधर H। टोटल कार्बन है कितने? 4 लॉन्गेस्ट चेन में। लॉन्गेस्ट चेन आप सिलेक्ट करो, 4 कार्बन। सेकेंड पे मिथिल ग्रुप है तो नाम आ जाएगा 2 मिथिल ब्यूटेनोइक एसिड, 2 मिथिल ब्यूटेनोइक एसिड। ये 2 मिथिल ब्यूटेनोइक एसिड हो जाएगा। सपोज आपके पास में अनसैचुरेटेड कोई कंपाउंड है, जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH3 डबल बॉन्ड OH, ऐसा अगर स्ट्रक्चर है, पेरेंट ऑब्वियसली कार्बोक्सिलिक एसिड रहता, कार्बोक्सिलिक एसिड विद अल्कीन, कार्बोक्सिलिक एसिड विद अल्काइन, कार्बोक्सिलिक एसिड विद अल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड विद कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड विद अल्कोहल, इन सब में कार्बोक्सिलिक एसिड ही पेरेंट रहेगा। कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ में ईथर रहो, कुछ भी रहो, तो भी पेरेंट कार्बोक्सिलिक एसिड ही रहने वाला। तो लॉन्गेस्ट चेन ये रहेगी आपकी, टोटल कार्बन आ जाएंगे 3 और सेकेंड पे डबल बॉन्ड है तो ये कंपाउंड का नाम आ जाएगा प्रो। 3 कार्बन इसके लिए प्रो, फर्स्ट और सेकेंड पे डबल बॉन्ड है, इसके लिए 2 OIC एसिड, प्रोप 2 इनोइक एसिड। तो ये कंपाउंड का नाम रहेगा प्रोप 2 इनोइक एसिड। फिर उसके बाद में आप सपोज एरोमेटिक कंपाउंड दिया गया है आपको, बेंजीन को COH ग्रुप लगा हुआ है तो इसका डायरेक्ट नाम आ जाएगा बेंजोइक एसिड। इसका IUPAC नेम बेंजोइक एसिड है, कॉमन नेम भी आप इसको बेंजोइक एसिड ही बोलेंगे। कॉमन नेम इन IUPAC नेम COH ग्रुप एंड अटैच्ड टू बेंजीन रिंग विल बी कॉल्ड एज बेंजोइक एसिड, उसको हम बेंजोइक एसिड ही बोलेंगे। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे अपने। अब इसमें हम डाइकार्बोक्सिलिक एसिड भी इंट्रोड्यूस करें, डाइकार्बोक्सिलिक एसिड के भी नोमेनक्लेचर कर लेते, फिर जितने हमने कॉमन नेम देखे थे उसके रिलेटेड के कुछ क्वेश्चन कंसिडर कर लेते। तो क्या होता, अपना एक नोमेनक्लेचर का पार्ट पूरा कंप्लीट हो जाता। जैसे नोमेनक्लेचर का पार्ट कंप्लीट हुआ तो फिर मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखना है। मेथड ऑफ प्रिपरेशन अच्छे खासे रहेंगे, यहाँ पे 6-7 मेथड ऑफ प्रिपरेशन रहेंगे। सिंपल से मेथड ऑफ प्रिपरेशन है इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड। अब अगर सपोज आपके पास में जैसे ये ऐसा वाला कंपाउंड दिया गया है COOH और इसको OH ग्रुप, इसका कॉमन नेम देखे थे हमने। कॉमन नेम इसका आपको याद होगा तो नाम था कौन सा वाला? लैक्टिक एसिड। तो 1, 2 और 3 कार्बन की इसमें लॉन्गेस्ट चेन है और सेकेंड पे OH ग्रुप है। पेरेंट ऑब्वियसली कार्बोक्सिलिक एसिड ही रहता, तो ये पेरेंट रहेगा फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड पोजीशन। सेकेंड पोजीशन पे OH है तो इसके लिए इसका नाम रहेगा 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड, 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड। ये कंपाउंड का नाम हो जाएगा 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड, जिसको हम कॉमन नेम में लैक्टिक एसिड बोले थे। कॉमन नेम में इसका नाम लैक्टिक एसिड था, बट आपका जो कंपाउंड रहेगा उसका नाम आ जाएगा 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड। तो ये IUPAC नेम हो गया जिसका कॉमन नेम लैक्टिक एसिड था। फिर सपोज आपके पास में COH और COH है, 2 कार्बन का एसिड है आपके पास, इसको हमने ऑक्सैलिक एसिड कॉमन नेम में बोले थे। तो इसका नाम क्या रहेगा? इसका नाम रहेगा इथेन। अब जब आप लिखेंगे इथेन में तो ई आपको वैसे की वैसे ही लिखना है। whenever a functional group is present twice or more than 2 times E is retained। इसके लिए कंपाउंड का नाम रहेगा इथेन डायोइक एसिड। क्या नाम रहेगा? इथेन डायोइक एसिड। ये कंपाउंड का नाम इथेन डायोइक एसिड रहेगा। फिर और एक एग्जांपल देख लेते अपन इसमें। सपोज आपको IUPAC नेम देना है COH CH CH2 COH और इधर सपोज लगा हुआ है OH ग्रुप। ठीक है, इसको हमने मैलिक एसिड बोले थे, दिस कंपाउंड वाज नेम्ड एज मैलिक एसिड। तो इसका IUPAC नेम क्या रहेगा? टोटल 4 कार्बन की चेन है हमारी, डायोइक एसिड है, ब्यूटेन डायोइक एसिड। पहले और चौथे पे या फर्स्ट और फोर्थ पे COH ग्रुप है,
अब इधर से अगर देखें तो OH ग्रुप सेकंड पे आ रहा है और इधर से देखें तो थर्ड पे आ रहा, तो नंबरिंग हम ये साइड से करेंगे। वी आर गोइंग टू नंबर फ्रॉम दिस साइड, OH ग्रुप विल बी अटैच्ड ऑन सेकंड पोजीशन। तो ये कंपाउंड का जो नाम रहेगा ये ऐसा आएगा 2 हाइड्रोक्सी ब्यूटेन 1,4 डायोइक एसिड, 2 हाइड्रोक्सी ब्यूटेन 1,4 डायोइक एसिड। ये कंपाउंड का नाम आ जाएगा, क्या आ जाएगा नाम? 2 हाइड्रोक्सी ब्यूटेन 1,4 डायोइक एसिड। इस तरीके से हमारा कंपाउंड तैयार होने वाला है। तो ये अपना सिंपल वाला नोमेनक्लेचर का तरीका। दिस इज वे टू गिव IUPAC नेम टू कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड को इस तरीके से IUPAC नेम दिए जाते हैं। ट्राई टू प्रैक्टिस मोर एंड मोर IUPAC नेम्स। जितने आप IUPAC नेम प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। अब इसमें एक छोटा सा पार्ट हम कवर कर लेते हैं रिलेटेड टू स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड का स्ट्रक्चर क्या रहेगा वो हम कंसिडर अभी कर लेंगे ये पार्ट में। तो नेक्स्ट वाला टॉपिक IUPAC नेम के बाद में लिखो आप स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप। लास्ट पॉइंट आज का स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो लास्ट वाला पॉइंट लिखो आज का स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप में क्या रहेगा उसका डिस्कशन बहुत सिंपल है कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप में उसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे रहेंगे, इसका स्ट्रक्चर कैसा दिखता है, कौन कौन से ग्रुप इसमें प्रेजेंट है वो हमारे को समझना है। स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप टॉपिक लिखना है आपको। स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप, स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप। कार्बोक्सिलिक ग्रुप का आपको स्ट्रक्चर समझाना है। देखो कैसे रहेगा। अब हम ऐसा पॉइंट बोलेंगे कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप में ये C डबल बॉन्डो डैश OH ग्रुप रहेगा। इन कार्बोक्सिलिक ग्रुप कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज। आपका जो कार्बन है ये वाला, दिस कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज। ठीक है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड का ये जो कार्बन एटम है इट इज sp2 हाइब्रिडाइज। फिर हम बोलेंगे कि ये ऑक्सीजन हैज 2 लोन पेयर्स, ऑक्सीजन हैज 2 लोन पेयर्स एंड इट इज डबली बॉन्डेड टू कार्बन। कार्बन को डबली बॉन्डेड है मतलब डबल बॉन्ड है। इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो स्ट्रक्चर रहेगा sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ये स्ट्रक्चर रहेगा हमारा प्लेनार। कार्बन एटम इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, स्ट्रक्चर इज प्लेनार और इसका जो एंगल रहेगा इट इज 120 डिग्री। अब C डबल बॉन्ड हो या COH एंगल इज 120 डिग्री। तो एंगल टोटल जो रहेगा और C डबल बॉन्ड हो CH ग्रुप ये 120 डिग्री रहने वाला। स्ट्रक्चर प्लेनार है, एंगल है 120 डिग्री। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट ऐसा कि ये जो बॉन्ड रहेगा इट इज अगेन पोलर और ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कंपाउंड रहेगा। कार्बोनिल ग्रुप इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। इसमें रेजोनेंस कैसे होगा वो बताता आपको, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। ठीक है, तो इसमें रेजोनेंस इस तरीके से रहेगा। कार्बोनिल ग्रुप के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऐसे आएंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट हम ऐसा बोलेंगे कि आपका जो ये ऑक्सीजन है जिसपे 2 लोन पेयर है इट गेट्स ट्रांसफर टू कार्बन। तो आपका स्ट्रक्चर ऐसा दिखेगा CO- और इधर आ जाएगा ये डबल बॉन्ड OH+। इस तरीके से कंपाउंड दिख सकता है आपका। दिस इज फर्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ऐसा हम पॉइंट बोलेंगे। सेकेंड आप ऐसा बोल सकते हैं कि जैसे ही ये वाला ऑक्सीजन इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करता तो लोन पेयर इधर ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, ये एक सिंपल सा कंसेप्ट है हमारा। अब इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे ये वाला कार्बन है आपका, सॉरी ये वाला जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन जैसे कार्बन को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता तो इसका इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर डिक्रीज हो जाएगा। तो इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर ऑफ कार्बन इन केस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इज लेस देन अल्डिहाइड इन कीटोन। क्वेश्चन ऐसा आता कि कंपेयर द इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर ऑफ कार्बन इन अल्डिहाइड इन कीटोन विद कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट आप नोट करो। इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए ऐसा, बिकॉज ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नोट करके रखना इंपॉर्टेंट पॉइंट। बिकॉज ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ऑक्सीजन एटम, because of transfer of electron from oxygen atom, because of transfer of electron from oxygen atom to carbon, the electrophilic character of carbon
of carbon decreases. The electrophilic character of carbon decreases, and it has less electrophilic character as compared to aldehyde and ketone. तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो रहेगा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप का इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर इज लेस देन अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स. अल्डिहाइड और कीटोन्स के कंपैरिजन में इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर कार्बोक्सिलिक एसिड का हमेशा कम होता है. तो व्हाट इज स्ट्रक्चर में हम बोलेंगे इट इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड. द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेट ट्रांसफर टू कार्बन एटम. फिर उसके बाद में ऐसा भी बोला जा सकता है कि आपका जो कार्बन है इट इज sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है, इसके लिए स्ट्रक्चर प्लेनार रहेगा. फिर उसके बाद में हम ऐसा बोलेंगे एंगल इज 120 डिग्री और इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर इज लेस इन कार्बोक्सिलिक एसिड एज कंपेयर टू दैट ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन. तो अल्डिहाइड और कीटोन के कंपैरिजन में आपका जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, उसका इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर कम हो जा रहा. रीजन ऐसा कि आपके ऑक्सीजन का लोन पेयर कार्बन को जा रहा, मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किसको हो रहा, कार्बन को. एज इलेक्ट्रॉन इज ट्रांसफर टू कार्बन देन देयर विल बी डिक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि नेगेटिव चार्ज ट्रांसफर हो रहा है. और एक पॉइंट बोल सकते हैं आप कि आपका जो कंपाउंड है कार्बोक्सिलिक एसिड इट इज हाईली पोलर. कार्बोक्सिलिक एसिड हाईली पोलर है. ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन है जो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इट कैन पुल इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ. और आपका जो कार्बोक्सिलिक एसिड रहेगा इट हैज टेंडेंसी टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग. कार्बोक्सिलिक एसिड में टेंडेंसी है कि ये क्या बॉन्ड फॉर्म करे, हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करे. ठीक है, तो ये आपका इंट्रोडक्शन पॉइंट किसके रिलेटेड, कार्बोक्सिलिक एसिड के रिलेटेड. नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन के बारे में डिस्कशन करेंगे रिलेटेड टू कार्बोक्सिलिक एसिड. तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ. जय हिंद.